हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दोस्तों, आज का हमारा यह क्लास होगा संख्या पद्धति का पार्ट 2। इससे पहले हमने पिछला क्लास में संख्या पद्धति का ही हमने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि दोस्तों, हम मैथ्स को बिल्कुल शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सीजी टेट, इन सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम जीरो लेवल से कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो हर एक क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जा कर के उस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का ही पार्ट 2। इसमें हम नए नए प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका सीजी व्यापम में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, सीजी टेट में पूछा गया है। ठीक है, वैसे प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे, नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। और अगर आप हमारे क्लास पे नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास कोई देरी ना करते हुए हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है दोस्तों, 43 के घात में 322। अब देखिए क्या दिया है कि इसमें 7 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए, अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा बनेगा, उसके बाद हम उसको 7 से भाग देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर होगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को बनाने का बहुत ही अच्छा ट्रिक क्या होता है दोस्तों, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। इसी के साथ देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका, देखिए इकाई अंक, जैसे कि देखिए कोई भी संख्या दिया रहता है, यहाँ पर देखिए 7 दिया है, इसके घात में मान लो 850 दिया हुआ है। अब बोलेगा कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही क्लास में, कि आपका देखिए संख्या पद्धति हो गया और आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर आप संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना लिए तो आपका मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। और इन्हीं दो चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे, और ये दोनों चैप्टर जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन को हम दोस्तों नंबर सिस्टम में ही कंप्लीट करेंगे और कुछ को हम इसी में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक कंप्लीट होगा। तो देखिए, चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। देखिए क्या दिया है, 43 के घात में 322 में 7 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। अब देखिए 43 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिए 43 को मैं लिख सकता हूँ 42 धन 1। ठीक है, 43 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 42 धन 1। और देखिए पूरे के घात में कितना दिया गया है, पूरे के घात में दिया है दोस्तों आपका ये 322। ठीक है, अब देखिए 42 मैंने इसको क्यों लिखा, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 43 दिया हुआ है, इसको मैंने 42 + 1 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको हमें 7 से भाग देना है। और 42 क्या होता है दोस्तों, देखिए 7 के पहाड़ा में 42 आता है, 43 नहीं आता। ठीक है, इसको हमें मतलब सीधा सा सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कीजिएगा। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे उसको ही मैं आपको बताऊँगा, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमें बोला क्या है, इसको हमें 7 से भाग देना है। अब देखिए, अगर इसको देखिए मैं 42 के पावर में भी 322 लिख सकता हूँ, 1 के पावर में भी 322 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 42 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल भी आपका देखिए कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर मतलब आपका 0 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब 42 जो है वो 7 से पूरा का पूरा भाग चले जाएगा। उसके बाद देखिए 1 जो है बच जाएगा हमारे पास, मतलब एक आपका रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। ठीक है, एक जो है 7 से भाग नहीं जाएगा तो एक का जो है एक हमारा रिमाइंडर के रूप में बच जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके ये 1 के घात में 322, 1 के घात में 322, और ये बटे में क्या हो जाएगा आपका ये 7। अब देखिए 1 के घात में अगर मैं कितना भी करूँ, 1 के घात में अगर मैं कितना भी करूँ तो उसका मान 1 ही आएगा।
मतलब यहाँ पर हमारे पास देखिए रिमाइंडर में क्या क्या बच जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर में बच जाएगा 1, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे डायरेक्ट में, डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम में अगर आ गया तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 43 के घात 322 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तब की कंडीशन में हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप पहले पावर को हटा दीजिए, ठीक है। देखिए पावर को आप हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 43 को ही हम 322 बार गुणा करेंगे, ठीक है। किसी के पावर में अगर जो भी नंबर है उसका मतलब क्या होता है, जो भी बेस में रहता है दोस्तों उसका जो है जो पावर में नंबर रहता है उतने उतने बार हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम 43 गुणित 43 गुणित 43 हम करते चलेंगे, ठीक है। हर बार अगर आप 43 को 7 से भाग दोगे जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या जो है हर बार बचेगा। तो क्यों ना हम 43 को ही 7 से भाग कर दें, ठीक है। तो इसीलिए अगर मैं देखिए 43 को, अगर मैं 43 को अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7 छक्के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 42। रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों हमारा 1, ठीक है। मतलब देखिए जो भी आपका बेस में रहता है उसी को हमें 7 से भाग दे देना होता है, ठीक है। और जो भी रिमाइंडर आएगा दोस्तों वही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको हर बार डायरेक्ट नहीं करना, ठीक है। जो भी आपका नंबर रहता है उसको हमें डायरेक्ट 7 से भाग दे देना होता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है। यहाँ पर देखिए 93 के घात में 261 में अगर मैं 11 से भाग दूं तो शेष फल क्या बचेगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट हमें ठीक उसी प्रकार से करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सपांड करके बताया उस प्रकार से हमें नहीं बनाना। आप चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन इसको हमें देखिए एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम बचा लें, ठीक है, बाकी क्वेश्चन के लिए उतना हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 93 को 93 को अगर मैं 11 से भाग कर दूँ तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 11 अठे 88, ये हो गया। कितना बच गया, यहाँ पर बच गया दोस्तों आपके पास 5, ठीक है। अब 5 और 11 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। मतलब यही 5 जो है हमें शेष फल के रूप में, ये 5 जो है हमें शेष फल के रूप में प्राप्त होगा। और देखिए यही हमें पूछा गया है, जो कि हमें देखिए दिया गया है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए दोस्तों संख्या पद्धति टॉपिक जो है आपका बहुत ही सरल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी कंफ्यूज करने वाले प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। काफ़ी कन्फ्यूजन वाले प्रश्न पूछते हैं। अगर आपने संख्या पद्धति को डिटेल में नहीं सीखा, बेसिक से अगर आपने नहीं सीखा तो कई सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बोल देगा आपको, कोई से भी संख्या दे दिया रहेगा, बोलेगा इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, सह अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, ठीक है, परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। लेकिन इन्हीं संख्याओं में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल डिटेल से हम सीखते चलेंगे। अब देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है ये हमें पूछा गया। देखिए आपके ऑप्शन दिया गया है, ये √16, √12, √9 या फिर इनमें से कोई नहीं। अब उसके बाद देखिए इसमें क्या बोला है दोस्तों, इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें देखिए परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पहले हमारे पास आता है दोस्तों परिमेय संख्या। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, लेकिन आज हम फिर से और जान लेते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आपको राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है दोस्तों, जो आपका देखिए एक पूर्णांक के रूप में हो, दूसरा क्या होता है दोस्तों अंश और हर के रूप में हो, मतलब p/q के रूप में हो, ठीक है। एक होता है दोस्तों आपका अंश, एक हो जाता है आपका हर, ठीक है। जो भी संख्या आपका अंश और हर के रूप में हो वो हो जाएगा दोस्तों आपका परिमेय संख्या। ये हो गया पहला पॉइंट। अब देखिए पहले पॉइंट के साथ साथ दोस्तों अंश और हर के रूप में तो होगा ही होगा, इसी के साथ वो आपका एक पूर्ण रूप से पूर्णांक संख्या भी होगा। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है ये मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ से आपके 0 से स्टार्ट होता है, इधर होता है दोस्तों आपका पॉजिटिव, मतलब ये हो जाएगा आपके 1, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ये 3, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाएगा। और एक होता है दोस्तों इसी में देखिए -1, -2, ये आपका -3, ये भी आपका ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये कहलाती है दोस्तों पूर्णांक संख्याएँ,
मतलब जो भी संख्या आपका देखिए अंश में होगा और हर में होगा वो संख्या पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक होनी चाहिए कहने का मतलब वो आपका प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने ले लिया -2 और ये -3, ये आपका परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल परिमेय संख्या है, भले ही वो माइनस में ही क्यों ना हो। अगर मैंने ले लिया कि -4 और ये अपॉन में 5, ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, भले ही इसका वैल्यू माइनस में ही क्यों ना आए। मतलब ये आपका देखिए पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए, एक तो अंश और हर के रूप में होना ही चाहिए, उसी के साथ साथ एक पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए, वे कहलाती हैं दोस्तों परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए छोटी छोटी बातों को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए गणित को भी व्यापम क्या कर रहा है, कथन और निष्कर्ष के रूप में पूछ रहा है। ठीक है, उसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं करना। अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। अब देखिए इसके बाद अगर मैं कोई सा भी संख्या ले लिया, देखिए एक तो आपको पता चल गया कि वो संख्या अंश और हर के रूप में होना चाहिए, इसी के साथ साथ पूर्णांक भी होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए मुझे कोई संख्या दिया है, मान लीजिए दिया दोस्तों मुझे 5, पूछेगा 5 परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये तो 5 जो है अंश है, इसके हर में मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब मैं इसको बटा 1 के रूप में लिख सकता हूँ। देखिए ये आपका पूर्णांक भी हो गया, इसी के साथ साथ दोस्तों ये आपका अंश और हर के रूप में भी हो गया। मतलब खाली अगर आपको 5 बोल दे या फिर आपको केवल और केवल 10 बोल दे, ये सभी संख्या दोस्तों परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान से नोट करते चलिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमेशा आप याद रखिएगा परिमेय संख्या में, ठीक है, जो आपका ये क्यू है, जो आपका ये क्यू है, ये 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। क्यू या तो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, या फिर 0 से छोटा होना चाहिए, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कहने का मतलब मान लीजिए देखिए यहाँ पर देखिए p के जगह में मैंने ले लिया दोस्तों अगर 0, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं p के जगह में 0 ले रहा हूँ और q के जगह में अगर मैं ले रहा हूँ दोस्तों 5, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 भी हमारा परिमेय संख्या के रूप में इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा p के जगह में अगर मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, ऊपर में अगर मैं p के जगह में 5 ले लेता हूँ और q के जगह में अगर मैं 0 ले लेता हूँ, तो देखिए 5/0, 5/0, ठीक है, 5/0 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, और ये इनफाइनाइट जो है ये परिमेय संख्या नहीं होगा। कहने का मतलब p के जगह में आप 0 बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन q के जगह में हमें 0 नहीं रखना है। ठीक है जी, इसको भी आपको कूट के रूप में पूछा गया है सीजी टेट में, इसीलिए मैं आपको इतना डिटेल में इतना बेसिक से बता रहा हूँ। हर एक पॉइंट को बिल्कुल नोट करते चलेगा। अब देखिए हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है, यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होगा। अब देखिए जो भी संख्या दोस्तों इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जो पूर्णांक के रूप में नहीं रहेगा या फिर ये p/q के रूप में नहीं रहेगा, वो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब चलिए इसी में देखिए एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए एक होता है दोस्तों पाई, आपको पूछ देगा पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका आप कमेंट करके बताइएगा पाई परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो चलिए कमेंट क्या करेंगे, मैं ही इसको बता देता हूँ। देखिए पाई जो होता है दोस्तों वो होता है आपका अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों केवल और केवल पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है दोस्तों आपका 22/7। ठीक है, पाई का मान हो जाता है दोस्तों आपका 22/7 और 22/7 हो जाएगा दोस्तों आपका परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पाई अगर आपको दे देगा तो पाई होता है दोस्तों अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है दोस्तों 22/7 ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। अब चलिए देखते हैं हम प्रश्न में। देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कौन इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ये हमें पूछा है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये अंडर रूट के रूप में दिया गया है। अंडर रूट का मतलब क्या हो जाता है? किसी के पावर में 1/2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब होता है दोस्तों किसी के भी पावर में जो भी संख्या दिया रहेगा अंडर रूट के रूप में, उसके पावर में 1/2। मतलब यहाँ पर देखिए 16 है। ठीक है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 4 के घात 2।
16 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 4 के घात 2, और अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, ये इसके पावर में 1/2, मतलब ये आपके ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, मतलब अंडर रूट 16 को, ठीक है, वर्गमूल 16 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों डायरेक्ट 4, ठीक है, अगर ये किसी का वर्ग है तो। यहाँ पर देखिए ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पर से वर्गमूल 9 है, तो वर्गमूल 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये होता है आपका 3 का वर्ग, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों डायरेक्ट 3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 जो है वो किसी का वर्ग नहीं होता, ठीक है, 12 किसी का वर्ग नहीं होता। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं, अगर मैं इसको देखिए गुणनखंड के रूप में तोड़ूं, तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 2 दूने 4 और ये 4 तिया 12, मतलब इसको मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूं दोस्तों देखिए यहाँ पर ये 2 का 1 जोड़ा हो गया, मतलब ये 2 2 बाहर आ गया, और ये वर्गमूल में क्या हो जाएगा, ये आपका 3, मतलब ये हो गया दोस्तों 2 वर्गमूल 3, जो कि एक परिमेय संख्या के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये यहाँ पर देखिए ये वर्गमूल 12 है, ये आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए कई बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, देखिए लेवल बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन पहले बेसिक को भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो क्लास है दोस्तों वो शिक्षक भर्ती वाले स्टूडेंट के साथ साथ सहायक शिक्षक भर्ती, जो सहायक शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा क्लास है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, ताकि दोनों वर्ग के बच्चों को फ़ायदा हो सके, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों इसी क्लास में हम सहायक शिक्षक भर्ती का सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, उसी के साथ साथ हम शिक्षक भर्ती का भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आपको 2 प्रकार से प्रश्न पूछता है। पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो उसका जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों वो आपका हमेशा परिमेय संख्या के रूप में रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी परिमेय संख्या मान लेता हूँ 5/6 है, और दूसरा परिमेय संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, मान लीजिए मैं 2/3। अगर मैं इसको आपस में गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 दूने 10, और ये हो जाएगा दोस्तों आपके 6 तिया 18। मतलब 2 परिमेय संख्याओं को अगर मैं गुणा करूं तो उसका वैल्यू जो भी आएगा दोस्तों वो आपका हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए अभी हमने देखा दोस्तों कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिए कैसे होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको हम प्रूव करके भी देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कोई 2 अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए दोस्तों आपके पास देखिए पहला है मान लीजिए √2 इंटू √3, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अपरिमेय संख्या हो गया दोस्तों आपके √2, दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया √3। अगर मैं इन दोनों का गुणनफल कर दूं तब की कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 2 तिया 6, ये हो जाएगा ये आपके √6। ये आपका देखिए हमने 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया तो हमें जो भी वैल्यू मिला दोस्तों ये आपका अपरिमेय ही मिला, ठीक है। ये दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या ही मिला, ये हो गया दोस्तों आपका पहला कंडीशन। अब देखिए दूसरा कंडीशन में अगर मैं देखूं यहाँ पर इसके जगह में मान लीजिए मैं कोई सा भी और संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ दोस्तों √2 इंटू यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों √8, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 8 दूने 16,
मतलब ये आ गया दोस्तों आपका ये वर्गमूल 16 √16। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखिए वर्गमूल 16 का मान कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया तो इसका वैल्यू अपरिमेय संख्या मिला। उसके बाद फिर से हमने दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल किया, लेकिन इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया दोस्तों, ये मिल गया हमें परिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा, लेकिन दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। कैसे होगा वो यहाँ पर हमने प्रूव करके देख लिया। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर दिया दोस्तों 2 के घात में 9 गुणित 3 के घात में 5 गुणित 5 के घात में 4 गुणित 7 के घात में 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हमने कल की क्लास में, पिछला क्लास में बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से सीखा था। लेकिन इस प्रश्न को दोस्तों बार बार लेने का मतलब यह है कि आपका देखिए सीजी व्यापम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, कि कुल सम गुणक कितना हो जाएगा, विषम गुणक कितना हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आपको ऐसे प्रश्नों को बनाने का तरीका नहीं पता रहेगा तो फिर आप इसको एक्सपांड करते रहेंगे। ठीक है, देखिए 2 का 9 बार गुणा करते रहेंगे, फिर आप उसमें सम निकालते रहेंगे, विषम निकालते रहेंगे, काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, हमने पिछला क्लास में बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से सीखा था। चलिए आज भी हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 2 के घात में 9, 3 के घात में 5, 5 के घात में 4 और 7 के घात में 6 के कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, मतलब विषम गुणक हमें पूछा गया है। चलिए एक बार मैं यहाँ पर देखिए प्रश्न लिख लेता हूँ आपके समझने के लिए। देखिए क्या दिया दोस्तों आपके, 2 के घात में 9 गुणा 3 के घात में 5 गुणा 5 के घात में ये 4 हो जाएगा दोस्तों, और ये गुणा में क्या हो जाएगा 7 के घात में 6। अब देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैथ्स में छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे वर्ड में बहुत बड़ा मीनिंग छिपा रहता है। ठीक है, जैसे कि 5 का 4 या फिर 5 से 4। देखिए 5 का 4 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको कहीं पर दे दिया रहता है 5 का 4 मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 5 गुणा 4, 5 से 4। ठीक है, मतलब 5 से 4, या तो 5 से 4 मतलब 5 से 4 या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। देखिए आपका का और से, इन दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर निकल करके आ गया। ठीक है, तो देखिए पिछला क्लास में ही मैंने आपको बताया था सम गुणकों का योग, विषम गुणकों का योग, या फिर टोटल सम नंबर, या फिर टोटल जो है टोटल ऑड नंबर, या फिर टोटल इवन नंबर। ठीक है, तो कहाँ पर गुणा करना है, कहाँ पर प्लस करना है, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई सारा कमेंट आया था कि सर आपने उसमें प्लस किया, एक में आपने गुणा किया। ठीक है, तो कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर गुणा करना है, ये भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए कुल गुणनखंड अगर आपको पूछा, ठीक है, कुल गुणक कितने हैं, तब की कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, सभी के पावर में हम एक एक जोड़ के, यहाँ पर देखिए बेस से हमें कोई लेना देना नहीं रहता, जो भी पावर रहता है दोस्तों उसमें हम एक एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं, वो आपका निकल करके आ जाता है कुल गुणक। लेकिन इसमें हमें देखिए क्या पूछे दोस्तों, विषम गुणक। विषम गुणक को समझने से पहले हम सम गुणक निकाल लेते हैं। वैसे तो आपको पहले सम गुणक निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर देखिए पहले सम गुणक निकाल करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सम गुणक, सम गुणक हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको वो देखिए कल की क्लास में बताया था सम गुणक हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, देखिए 2 के घात में 9, 3 के घात में 5, 5 के घात में 4, 7 के घात में 6। सभी बेस जो है वो अलग अलग है। सबसे पहले हमें बेस को समान करना रहता है। यहाँ पर मान लो कहीं पर और 2 के घात में 10 दे दिया रहेगा, तो ये 9 और 10 को हमें जोड़ करके, मतलब कहने का मतलब हमें एक बेस और एक पावर के रूप में उसको लिखना रहता है। अब देखिए दोस्तों सम गुणक हम कैसे निकालेंगे, तो सम गुणक निकालने के लिए देखिए जो सम नंबर है, यहाँ पर देखिए सम नंबर कौन सा है दोस्तों आपका, देखिए सम संख्या कौन सा है, 2 है, 2 के पावर में 9 है, तो उसके पावर को हमें एज इट इज रखना है। 2 के पावर में 9 है तो सम वाले संख्या के पावर को हमें एज इट इज रख देना है, और बाकी जो भी संख्या रहेगा दोस्तों उनके पावर में एक एक बढ़ा करके गुणा कर देना है।
एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर हमें सम गुणक पूछा है तो सम गुणक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी सम संख्या है, ठीक है, उसके पावर में जो भी वैल्यू है उसको हमें एज इट इज़ लिख देना है। बाकी उसके बाद जो भी वैल्यू आपको दिया गया है उनके पावर में एक एक जोड़ करके एक एक जोड़ करके सभी को आपस में गुणा कर देना है। मतलब यहाँ पर देखिए 2 के घात में 9 है, तो यहाँ पर मैंने 9 को एज इट इज़ लिख दिया। गुणा में क्या हो गया दोस्तों, 3 के घात में 5 है, तो 5 में मैं अगर 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 6। उसके बाद गुणा में देखिए 5 के घात में 4 है, 4 में मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5। उसके बाद गुणा में देखिए 7 के घात में 6 है, 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ से देखिए इसको हमें सिंपल सॉल्व कर देना है। देखिए कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 9 गुणा 6 पंच 6 30 और ये 7 या 21, कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 210। 9 गुणा 210 कर देने पर ये कितना आएगा, ये कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 9 दूने 18 और ये 0 का 0, कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर देखिए 1890। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा निकल करके आया दोस्तों सम गुणक। ये चीज़ हमें पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपके समझने के लिए मैंने आपको निकाल करके बता दिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने निकाला सम गुणक। अब हमें क्या पूछा है दोस्तों, विषम गुणक। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसको भी निकाल लेते हैं, विषम गुणक। अब देखिए विषम गुणक हम कैसे निकालेंगे, एज इट इज़ जैसे हमने सम गुणक निकाला उसी प्रकार से हमें विषम गुणक भी निकालना है। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सम गुणक में देखिए हमने क्या किया था, जो सम है, जो भी आपका देखिए सम संख्या है उसके पावर में जो वैल्यू था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। बाकी के पावर में हमने एक एक जोड़ करके सभी को आपस में गुणा कर दिया। लेकिन विषम गुणक में क्या करना है दोस्तों, जो भी आपका देखिए सम रहेगा उसके पावर में जो भी वैल्यू रहेगा उसको हमें हटा देना है, उसको हमें लेना ही नहीं है। उसके बाद जो भी आपका देखिए वैल्यू, जो भी आपका संख्या दिया रहेगा उसके पावर में जो भी आपका नंबर रहेगा उसमें एक एक जोड़ करके आपको गुणा कर देना है। ठीक है, मतलब ये आपको देखिए 9 को हमें नहीं लेना है, विषम निकाल रहे हैं तो, क्योंकि 9 जो है वो 2 के पावर में है। ठीक है, तो मतलब 2 के पावर में जो भी रहेगा उसको हमें नहीं लेना है, बाकी को हमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देना है। मतलब ये 5 में 1 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 6, गुणा 4 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 और गुणा उसके बाद देखिए 6 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 7। अगर मैं इसको आपस में गुणा कर दूँ तो ये 6 पंच 6 30 और ये 7 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 21, मतलब ये हो जाएगा आपका ये 210। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ये दिया आपका ऑप्शन नंबर सी में, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी प्रकार से आप प्रश्नों को देख करके, बिल्कुल देखिए ऐसे प्रश्न का अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इसको देख करके भी डायरेक्ट बना सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, ये विषम गुणक पूछा है तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो। देखिए 6 पंचे 30 और ये 30 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 210, डायरेक्ट आप इसको देख करके बना सकते हो। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इतना सारा तामझाम किया हूँ, ठीक है, ताकि हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो फिर चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या दिया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सहअभाज्य है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका देखिए अभाज्य और दो जोड़ों का सहअभाज्य दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर अभाज्य संख्या, मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा, अभाज्य संख्या निकालने में और कोई से भी 2 नंबर दिया हो दोनों में सहअभाज्य जोड़ा निकालने में काफ़ी अंतर है, काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, कई बार आपको देखिए डायरेक्ट अभाज्य अभाज्य संख्या भी दे दिया रहेगा, कई बार आपको अभाज्य संख्या देखने को नहीं मिलेगा, उसके बावजूद भी आपको सहअभाज्य निकालने को बोलेगा। कहने का मतलब दोस्तों सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी देखिए सहअभाज्य संख्या अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा मतलब आपको संख्या जोड़ा के रूप में दिया ही रहेगा। मतलब देखिए दोनों का जो है एचसीएफ, दोनों जोड़े का दोस्तों एचसीएफ हमेशा कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए। वो कहलाएगा दोस्तों आपका सहअभाज्य संख्या। भले ही दोनों संख्याओं में से एक संख्या सम संख्या क्यों ना हो, एक संख्या विषम संख्या क्यों ना हो। ठीक है, सहअभाज्य कहने का मतलब दोस्तों कि दोनों में से एक संख्या सम संख्या भी हो सकता है, एक संख्या विषम संख्या भी हो सकता है। वे दोनों संख्याएं भी आपस में सहअभाज्य कहलाएंगी। किस कंडीशन में, अगर दोनों का एचसीएफ 1 हो रहा है तब की कंडीशन में। एक सम संख्या एक विषम संख्या, मान लीजिए आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको 8
और ये 7 दिया गया है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ 1 हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। डायरेक्ट आपको अभाज्य इसमें हमें नहीं देखना है। वैसे तो होता ही है अभाज्य संख्या, लेकिन सहअभाज्य बोल दिया जाए तो कई बार आपको ऑप्शन से इस प्रकार से घुमा दिया जाएगा, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे। तो कभी भी आपको सहअभाज्य संख्या पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें उसको हमें कैसे पहचाना है दोस्तों? उन दोनों जो भी आपको जो जोड़ा दिया रहेगा उसमें से हमें देखना है कि किस किस संख्या में केवल और केवल एचसीएफ 1 निकल करके आ रहा है। मतलब देखिए, हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं तो यहाँ पर ये 348 2 से भाग तो हो रहा है, आपका ये 296 ये भी 2 से भाग हो रहा है। मतलब इन दोनों का एचसीएफ कम से कम संख्या अगर हम कम से कम निकालें तो 2 के रूप में आएगा ही आएगा। ठीक है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब ये हमारा सहअभाज्य नहीं होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका ये सम संख्या है, ये आपका एक विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और ये 4 और ये एक 5, 5 और ये एक 6। अगर मैं इसके अंकों को जोड़ूँ तो ये कितना आ रहा है दोस्तों? ये आ रहा है आपका 6। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसके अंकों को जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और ये एक 6। ठीक है, इसके अंकों का भी योग भी 6, इसके अंकों का योग भी 6। मतलब ये भी आपका 3 से भाग जाएगा, ये भी आपका 3 से भाग जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए इसका भी एचसीएफ जो है वो 3 या फिर 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर आएगा। मतलब ये दोनों संख्या भी आपका सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके इकाई में 5 है, इसकी इकाई में 0 है। मतलब ये संख्या भी आपका 5 से भाग जाएगा, ये संख्या भी आपका 5 से भाग जाएगा। मतलब इन दोनों में दोस्तों आपका एचसीएफ या तो 5 या फिर 5 से बड़ा कोई सा भी नंबर आ सकता है। मतलब ये भी हमारा सहअभाज्य नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका ये 59, ये तो आपका 59 और 97 कोई सा भी एक नंबर से नहीं कटेगा। मतलब यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सहअभाज्य जोड़ा। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। लेकिन मैंने आपको जो पॉइंट बताया दोस्तों उसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको ऑप्शन से घुमा दिया रहता है। मतलब सहअभाज्य संख्या दोस्तों, सहअभाज्य संख्या में एक संख्या आपका सम भी हो सकता है, दूसरा संख्या आपका विषम भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अगर दोनों संख्या सम सम ही हो तो वो तो आपका सहअभाज्य होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों संख्या विषम विषम हो तो वो आपका सहअभाज्य हो सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कभी भी अगर आपको सहअभाज्य संख्या पहचानने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है, दोनों संख्याओं में केवल और केवल एचसीएफ 1 आना चाहिए। ठीक है, वही संख्या है दोस्तों आपका सहअभाज्य कहलाएंगी। तो ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है? देखिए हम जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों कहाँ कहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, कौन से प्रश्न में कहाँ कहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो हर एक पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अब देखिए ये प्रश्न तो काफ़ी इजी है, इसको हम कैसे बनाएंगे? क्या बोला है कि निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर, वो भिन्न संख्या मान लीजिए मैं ले लेता हूँ x/1 या फिर x/y कुछ भी ले सकते हो, उसको मैंने ले लिया दोस्तों x। इसमें क्या बोला है कि इसमें 13/5 को जोड़ देने पर, इसमें मैं अगर मैं 13/5 को जोड़ देता हूँ तो उसके बाद इसको सॉल्व करने पर प्राप्त हमें क्या होगा दोस्तों? इसका परिणाम क्या निकल करके आ जाएगा? इसका परिणाम निकल करके आ जाएगा 1। यही चीज़ हमें बोला है, कोई सा भी भिन्न संख्या में 13/5 को जोड़ने पर देखिए परिणाम 1 आता है, तो वह संख्या हमें निकालना है। मतलब x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आपको इसको x/y भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आपका एक भिन्न ही है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मैं अगर इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों आपके 1 - 13/5। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 5 एकम 5 - 13, भिन्नों का जोड़ घटा तो आपको आता ही होगा। ये हो जाएगा दोस्तों 5 - 13/5। 5 में से अगर मैंने 13 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा -8 और ये -8/5, जो हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे दोस्तों? देखिए वैसे भी एग्ज़ाम में काफ़ी जल्दीबाजी रहता है, टाइम का बहुत ही मारामारी रहता है, और काफ़ी बच्चे जल्दीबाजी में हड़बड़ी में ऑप्शन नंबर डी को लगा करके आ जाएंगे। या फिर कई सारे बच्चे देखेंगे कि हमें कहीं कोई से भी ऑप्शन में आंसर नहीं दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे? इसको छोड़ करके आ जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। सबसे पहले ये ऑप्शन नंबर डी को हमें नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए -8/15 दिया गया है, लेकिन हमारा आंसर क्या है दोस्तों, -8/5। आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, कहीं कोई कुछ कट रहा है क्या, कोई नंबर कट रहा है क्या। तो यहाँ पर देखिए 28/10, ये आपका ये तो 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। नीचे में 5 आ रहा है, ऊपर में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा -14/5। इसको सॉल्व करने पर ये इतना आ गया। ठीक इसी प्रकार में ऑप्शन नंबर ए को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 6×8 = 48, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6×5 = 30, ठीक है। ये भी आपका देखिए 6 से भाग जा रहा है, ये भी आपका 6 से भाग जा रहा है। कितना हो गया दोस्तों 6×8 = 48, और ये 6×5 = 30, और ये माइनस का माइनस, मतलब ये भी देखिए आपका ये -8/5 के रूप में ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि हमारा आंसर प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से अगर देखिए आपका तरीका सही होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने का, उसके बाद आंसर तो 110% आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो फिर चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों देखिए काफ़ी बच्चों का जो है कमेंट आता है कि सर आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाइए। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारा जो चैनल है दोस्तों एकदम नया चैनल है और काफ़ी छोटा चैनल है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा काफ़ी अच्छे से तो ये चैनल बड़ा भी हो जाएगा। और दोस्तों शुरुआती में क्या होता है कि थोड़ा संसाधन की कमी होती है, इसलिए थोड़ा बोर्ड वोर्ड लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहा, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा, तो काफ़ी जल्दी हमारे पास बोर्ड भी आ जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों बोर्ड में लाइव क्लास भी लेंगे, बोर्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया दोस्तों, ये आपका ब्रैकेट में 6×2√3 ब्रैकेट क्लोज है। देखिए अगला ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों, आपके 6-2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका धनात्मक वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों हमें बनाना कैसे है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या दिया है, ये 6-2√3 एक ब्रैकेट में 6-2√3 दूसरा ब्रैकेट में, ये आपको a+b और ये a-b इस रूप में कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये a+b और ये a-b, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका ये a² - b²। डायरेक्ट हमें इसी फॉर्मूला में इसको रखना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए a की जगह में क्या है दोस्तों, आपका ये 6, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आपके 6 का स्क्वायर, 6 का वर्ग माइनस देखिए b का स्क्वायर। तो देखिए b की जगह में क्या है, b की जगह में दोस्तों आपके 2√3 और इसका वर्ग। 6 का वर्ग अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36 माइनस 2√3 का अगर मैं वर्ग करूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 का वर्ग हो गया दोस्तों आपका 4, और ये वर्गमूल 3 का वर्ग मतलब ये हो जाएगा आपका वर्गमूल कट जाएगा, मतलब 3 ही बचेगा। मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4×3, मतलब 4×3 कितना हो गया दोस्तों, 4×3 आ गया आपका 12। 36 में से अगर मैं 12 को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 24, ठीक है। अब देखिए 24 आ गया, अब डायरेक्ट हमें 24 को आंसर नहीं लेना है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इस प्रकार से मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहीं से काफ़ी बच्चे जो है बाहर हो जाते हैं, काफ़ी बच्चे इसी प्रकार से गलती करके आ जाते हैं कि 24 आया नहीं, आंसर मिला नहीं, ऑप्शन में दिखा नहीं, उसको लगा के आ जाते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब जो हमें 24 मिला है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। वर्गमूल 24 का मान क्या होगा, ये चीज़ हमें पूछा गया है। तो देखिए 24 को अगर मैं एक्सपांड करूँ, इसको अगर मैं गुणनखंड के रूप में तोड़ूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2×2, 2×2 = 4 गुणित ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 3×2 = 6, मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 6×2 = 12, 12×2 = 24, ठीक है। 24 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ अंडर रूट में ये। तो यहाँ पर देखिए ये आपके 2×2 ये आपका पेयर बन रहा है, मतलब ये आपका बाहर आ जाएगा, ये 2 जो है बाहर आ गया दोस्तों, और अंदर में क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों आपका 6, मतलब 2√6। तो इसका धनात्मक वर्गमूल कितना निकल के आ गया दोस्तों, ये निकल के आ गया आपके 2√6, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ना कि आपका 24। तो क्वेश्चन को बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2√6। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया दोस्तों, आपका 4 के
पहले 15 गुणजों का औसत क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि 4 के पहले 15 गुणजों का औसत पूछा है। कई जगह क्या पूछा रहता है कि 4 के पहले 15 गुणजों का योग। तो कभी भी आप औसत में और योग में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। औसत में और योग में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी आपको औसत पूछा है तो औसत का फॉर्मूला लगाना है, कभी भी आपको योग पूछा है तो योग का फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए 4 के पहले 15 गुणज बोला है, मतलब दोस्तों 4 का जो है वो गुणज हमें निकालना है। ठीक है, कितना तक निकालना है दोस्तों, टोटल कितना नंबर रहेगा हमारा, टोटल 15 नंबर रहेगा। मतलब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। ये होता है दोस्तों आपका प्रथम गुणज, ये होता है आपका प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज, ये हो जाएगा दोस्तों आपका अंतिम गुणज। प्रथम गुणज धन अंतिम गुणज, और ये बटे में क्या क्या हो जाता है दोस्तों, पूरे के बटे में हो जाएगा आपका 2। ये क्या निकल करके आ जाता है, ये निकल करके आता है दोस्तों आपका औसत, एवरेज। ठीक है, 4 के पहले 15 गुणज का अगर हमें औसत निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज बटे में 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का पहला गुणज क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 ही होगा, तो 4 का पहला गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, अंतिम गुणज क्या हो जाएगा। देखिए अंतिम गुणज कहने का मतलब दोस्तों 4 का 15वां गुणज कितना होगा, तो 4 का 15वां गुणज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 4 गुणित 15। ठीक है, जो भी आपका जितना नंबर का गुणज दिया रहेगा उसी से हमें गुणा कर देना होता है। तो प्रथम गुणज निकल करके आ गया दोस्तों 4, और इसका 15वां गुणज मतलब अंतिम गुणज निकल करके आ गया 15 चौक 60। ये हो गया दोस्तों आपके 60, और ये पूरे के बटे में क्या हो गया आपका 2। तो 60 में अगर मैं 4 को जोड़ूंगा तो ये हो गया दोस्तों आपके 64 64, और ये अपॉन में क्या हो गया दोस्तों आपका 2। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल करके आ गया दोस्तों आपका 32, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। देखिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक योग वाला प्रश्न भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है, पहली 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है, पहली 10 विषम संख्याओं का योग। तो देखिए पहली 10 अगर मैं विषम संख्या निकालूं तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखिए विषम संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 हो जाएगा दोस्तों आपके, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो गया दोस्तों, उसके बाद ये 13 हो गया, उसके बाद ये 15, 15 के बाद 17, उसके बाद ये 19। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका पहली 10 विषम संख्या। अब इनका योग चाहो तो इसको आप डायरेक्ट भी जोड़ लो, या फिर इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला दोस्तों, प्रथम पद। ठीक है, देखिए उसमें हमने क्या किया था, प्रथम गुणज, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथम पद, ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथम पद प्लस, उसमें हमने क्या देखा था दोस्तों, प्रथम गुणज प्लस अंतिम गुणज, इसमें क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और ये पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में हो जाएगा दोस्तों आपका 2। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें एक चीज़ और करना है। ठीक है, इनमें आपको देखिए जो भी वैल्यू आएगा दोस्तों, जो भी आपका वैल्यू आएगा उसको हमें टोटल नंबर से गुणा कर देना है, मतलब पदों की संख्या से हमें गुणा कर देना है। ठीक है, पदों की संख्या, बस इतना सा फॉर्मूला है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये तो आपको काफ़ी छोटा लग रहा होगा, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट जोड़ करके बना सकते हो, लेकिन यही पता अगर आपको बोल दिया जाए कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तब तो आप फिर पूरा को जोड़ नहीं सकते, तब के कंडीशन में आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप फार्मूला को हमेशा याद करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला से दोस्तों आप काफ़ी जो है कम टाइम में सरल तरीके से बना सकते हो। अब देखिए प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ये 1 प्लस अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का अंतिम पद कौन सा होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 19। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या किया था, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम गुणज निकालने के लिए हमने क्या किया था दोस्तों, उसको हम जो है लास्ट वाले नंबर से, जैसे कि 4 का प्रथम 15 गुणज का हमें निकालना था, तो 4 गुणित हमने 15 किया,
हमने 15 किया हुआ था, क्योंकि उसमें हमें गुणज निकालना था, इसलिए हमने गुणा किया। इसमें क्या निकालना है दोस्तों, उसका योग निकालना है, अलग अलग पदों का योग निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमें गुणा नहीं करना, 10 गुणित 19 ऐसा नहीं करना, ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया दोस्तों आपके प्रथम पद, ये हो गया दोस्तों आपका अंतिम पद, और ये हो गया आपका बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका देखिए गुणा में पदों की संख्या कितनी है, जो भी आपका जितना भी विषम संख्या या विषम संख्या आपको पूछा रहेगा। तो यहाँ पर ये गुणा में क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये 10, मतलब यहाँ पर ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 19, और ये 1 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 20, 20 गुणित 5, और 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। देखिए किस में दिया है, ये दिया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको संख्याओं का योग और संख्याओं का औसत, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है दोनों के फॉर्मूला में। चलिए ये प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 6 के प्रथम 13 गुणजों का योग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको योग पूछा है, ना कि औसत पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 के प्रथम 13 गुणज हमें निकालना है, ठीक है। देखिए 6 का प्रथम गुणज, देखिए प्रथम गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 ही हो जाएगा। 6 का 13वां गुणज क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6 गुणित 13। अब इसका योग वाला फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों देखिए आपका नंबर सिस्टम यहीं पर समाप्त होता है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि जो नंबर सिस्टम होता है उसमें कई सारा टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, आपका सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक में ऑलरेडी कवर हो जाता है। तो उसमें हम सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में हम और एक्सपांड करके पढ़ेंगे, जो भी आपका देखिए यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट से रिलेटेड ही और कई सारे प्रश्न हो गए, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को हम दोस्तों सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक में हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे क्लास में नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ग्रुप में दूसरे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारा सारा क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। सभी क्लास का PDF नोट्स भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। बस मुझे अगर आपसे कुछ चाहिए दोस्तों तो वो है आपका सपोर्ट, आप लोगों का प्यार। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।